आठ। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव सावणम ऐसो पंच नमोकारो स्वभाव पणास्नु मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा हो। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। कल हमने देखा था, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क के बारे में बात करी थी हमने। कैमरा क्लियर है ना? एक मिनट। अनंतानुबंधी चतुष्क के बारे में बात करी थी हमने। उसके बाद फिर सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्, आयुष्य कर्म अभी हमने देखा नहीं है। सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात् वेदनी और सम्यक और मिथ्यात् वेदनी, तो ये D3 प्रकृतियों के बारे में हमने बात करी थी। उसके बाद फिर बात करी थी सत्ताशय की, बात हो रही है ना, तो सत्ताशय में फिर नंबर आता है मध्यम आठ कषाय का। मध्यम आठ कषाय ये शपक श्रेणी, इसके पहले जीव शायिक सम्यक्त्वी रहता है। उसके बाद फिर मध्यम आठ कषाय का नंबर आया था, शपक श्रेणी स्टार्ट हो गई है। शपक श्रेणी में उसके बाद फिर 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। उसके बाद फिर 9 कषाय, वो किस क्रम में होते हैं? तो पहले पुरुष वेद, सॉरी स्वामी दुग्लम, नपुंसक वेद, पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर हास्य षटक, फिर पुरुष वेद। ये हो गई 9 कषाय। उसके बाद फिर ये 9th गुण स्थान में ही, सबका 9th गुण स्थान में क्षय होता है। 8th गुण स्थान में जीव किसी भी प्रकृति का उपशम नहीं करता, किसी भी प्रकृति का क्षय नहीं करता। उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी में प्रोसेस क्षय की और उपशम की प्रोसेस 9th गुण स्थान से ही शुरू होती है। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो ये जो भी क्षय और उपशम की प्रोसेस होती है वो 9th गुण स्थान में ही होती है, और इस क्रम से क्षय होती हैं प्रकृतियां। पुरुष वेद का क्षय होता है। उसके बाद फिर संज्वलन क्रोध, मान, माया, और फिर ये 9th गुण स्थान तक चलता रहता है, और संज्वलन लोभ का क्षय होता है 10th गुण स्थान के अंतिम समय। ठीक, तो ये 1 से 10 तक मानना, बाकी इसमें इंडिविजुअल अपने अपने सत्ताशय से पूर्व के समय तक मानना उसकी सत्ता। ठीक है, 9th गुण स्थान, बाकी 1 से 8। दुकड़म में बोल रही हूँ। ये मध्यम आठ कषाय आती है 16 प्रकृतियों के बाद में होगा ना? 16 प्रकृतियां पहले होगी, मध्यम आठ बाद में। आपने क्रम से बोला, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। पहले मध्यम आठ कषाय, उसके बाद 16 प्रकृतियां। ऐसे क्रम है वही क्या? है शपथ, हाँ क्रम वही है शपथ श्रेणी का। पहले मध्यम आठ कषाय का क्षय होता है, उसके बाद फिर 16 रहता है। तो अभी देखिए चेंज हुआ है क्या? यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि मध्यम आठ कषाय की सत्ता क्षय होने के पश्चात संख्या स्थिति घात तक स्थान अधित्रिक और नामकरण की 13 प्रकृति इनकी सत्ता रहती है। उसके बाद फिर उनका क्षय होता है। ठीक, उसके तो ये हो अभी गया। चेंज है क्या? आपको चेंज हुआ है नहीं हुआ है वो बात तो अभी ध्यान में नहीं है, बट अभी ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, क्योंकि पहले तो एक ऐसे से ही दस पढ़ा था। तक 1 से 10 तक इतनी प्रकृतियों की सत्ता है। ठीक, अभी ये हो गई मौनी यहाँ कर्म दो की। 111 लिखा हुआ है ना किताब में? 1 से 11। 1 से 11 लिखा है। 1 से 11 उपशमक श्रेणी की अपेक्षा अच्छा, ठीक ठीक। सत्ता कहाँ तक है, मैं बस इतना बता रही हूँ कि इनका क्षय किस समय हाँ तक होता है, हाँ, क्योंकि ठीक है, सत्ता हाँ। सभी प्रकृति की लगभग सत्ता 1 से 11 तक ही रहेगी उपशमक श्रेणी में, जिनका
क्षय मतलब जिनका क्षय उपशमक श्रेणी में सिर्फ A4 के क्षय की कंपलसरी है कि ये इसका क्षय होना चाहिए, इसीलिए फिर ये जो है वो 4 से 7 नहीं, मतलब सिर्फ 7th गुणस्थान तक ही रहता है। बाकी सारी प्रकृतियां जो जो 11th गुणस्थान तक हो सकती हैं वो होती मैडम हैं। इसमें मैडम 13 प्रतीक कौन सी, जो 13 बताए थे ना आपने, 13 प्रतीक प्रकृति होते हैं जो। अब मैं इतना सारा कितना रिवाइज करने जाऊंगी, एक बार आप देख लीजिए। सोलह देखो, ये तो 13 है ना, इसमें एक तो 3 तो स्थानार्धी त्रिक है और फिर उसके बाद 13 प्रकृति। मैं इसलिए ना, भाव ये रहते हैं कि मैं रिवीजन पुराना थोड़ा सा उठा लूं ताकि जो नए तुरंत क्लास में आए हैं वो लोग लिंक कर पाए। मतलब ये नहीं कि मैं टोटल चीजों को वापस रिवाइज करवाऊं, वो टाइम वेस्ट हो जाता है ना, बात वहां होती है। नहीं, कल तेरह अपने दिए थे प्रकृति क्या है? 13 प्रकृति नरक द्विक हो गई, तिर्यंच द्विक हो गई, उसके बाद फिर जाति चतुष्क हो गया, 1 2 3 4, 4 4 8। उसके बाद फिर 2 प्रकृतियां तो हो गई 1+1 वाली, आतप उद्योत। उसके बाद फिर स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, ये 3 प्रकृति ये हो गई। तो ये हो गई 8 9 10 और 3 प्रकृति 13। ठीक है, ये ठीक है, आतप उद्योत है, ये हो गई 13 प्रकृतियां। थैंक यू मैडम। जीव क्षय करता है तो वो सबसे वर्स्ट वाली प्रकृतियों को पहले क्षय करता जाता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, ये तय हो गया रोहिणी कर्म का टोटल क्षय 10th गुण स्थान तक। उसके बाद शपथ श्रेणी में जीव आता है निद्रा द्विक। निद्रा द्विक का क्षय करता है 12th के DCS तक, उसकी सत्ता रहती है और फिर वो क्षय कर देता है। और उसके बाद फिर है ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी की 4 प्रकृति बची क्योंकि स्थानार्धी त्रिक 9th गुण स्थान में हट गया। और निद्रा द्विक 12th के DCS तक रहती है। और फिर अंतराय, ये हो गई 14 प्रकृतियां, ये 12th के चरम समय तक, मतलब 12th गुण स्थान लास्ट तक इनकी सत्ता रहती है। उसके बाद फिर नियमा भजना आप लोग वापस देख लेना, अभी सिर्फ हम मोटे मोटे रूप से देख रहे हैं। फिर आते हैं अघाती कर्म। अघाती कर्म में वेदनी कर्म हुआ और गोत्र कर्म हुआ और आयुष्य कर्म हुआ। इसमें से वेदनी कर्म तो 14th के लास्ट समय तक होता है, लास्ट समय में एक रहेगा और जो भी अनुदयमान रहता है वो DCS तक होता है, तो DCS ये दोनों देख लेना है। गोत्र कर्म नीच गोत्र कंपलसरी DCS तक ही रहता है क्योंकि अनुदयमान प्रकृति है द्विचरम समय तक, और जो उच्च गोत्र होता है वो कंपलसरी लास्ट समय तक रहता है। आयुष्य में ओनली एंड ओनली मनुष्य आयु ही रहती है। ठीक है, आवाज पिक्चर सब बंद होगी, बंद है क्या? बंद है। ठीक है। तो हाँ, ये नीच गोत्र हो गया। आयुष्य कर्म में ओनली मनुष्य आयु का चरम समय तक, 14th के चरम समय तक रहता है। नाम कर्म में हमने देखा था चरम समय वाली जो जो प्रकृतियां थी, नाम कर्म में थी मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति। ठीक है, ये लास्ट समय तक बताइए हमने, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, फिर सानन संस्थान वगैरह सब DCS वाले प्रकृति हैं। ठीक है, शरीर ये सब जो भी पुद्गल विपाकिनी है उनको काउंट करना नहीं है अभी, तो इसमें आगे फिर कुछ भी नहीं आएगा। अब उसके बाद पराघात, पराघात वगैरह में पुद्गल विपाकिनी होती है और सत्ता में होता है। उसके बाद फिर त्रस, बादर और पर्याप्त, ये पुद्गल विपाकिनी नहीं है। फिर प्रत्येक स्थिर और शुभ पुद्गल विपाकिनी है। उसके अलावा बची सुभग और सुस्वर जो है वो पुद्गल विपाकिनी नहीं है, लेकिन उसका चरम मतलब उसका जो उपयोग है, जो काय योग की प्रवृत्ति होती है, तो काय योग का जीव निरोध कर चुका होता है। इसीलिए काय योग के निरोध के कारण से जो सुस्वर नामकर्म है, दुस्वर नामकर्म है, काय योग निमिच्छामि दुक्कड़म, सुस्वर की बात है ना, तो वचन योग, वचन योग का निरोध हो चुका है। इसीलिए सुस्वर और दुस्वर नामकरण की जो प्रकृति है वो अनुदयमान है 14th गुण स्थान में, इसलिए वो प्रकृति भी DCS में जाएगी, चरम समय तक नहीं रहती। सुभग के बाद फिर सुगर हो गया आदेय और यश कीर्ति।
ये प्रकृति जो देखी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रकृति और प्लस एक और क्या बच गया है? नामकरण की 10 प्रकृतियां होती है ना, गति जाति, कुछ मिसिंग है क्या? 1 2 10 ही होती है, एक 9 ही होती है। 7 8 9 नहीं, नहीं, नाम की 9 ही है, बराबर है। हाँ, नामकर्म की 9 प्रकृति चरम समय तक। अच्छा हाँ ठीक है, 9 प्रकृति चरम समय तक नामकर्म की बताई है 7। वेदनी की 2 लेना ना, ऐसे हिसाब से 13 हो जाएगी। हाँ ठीक है, ये 9 प्रकृति नामकर्म की हो गई। उसके बाद फिर ये दोनों प्रकृति हो गई वेदनी कर्म की, और उसके बाद फिर एक उच्च गोत्र हो गया, एक मनुष्य आयु हो गई। ये कुल 13 प्रकृतियां हो गई। 13 प्रकृति, ठीक है, एक बार देखते हैं। अब देखते हैं जो भी डीसीएस एक वाली मिनट के, इसके थोड़ा सा इसको वापस दिखाएं नीचे से। उच्च गोत्र के आगे क्या लिखे आपने? उच्च गोत्र के बाद मनुष्य आयु है। उच्च गोत्र 14th गुण स्थान लास्ट समय तक, नीच गोत्र द्विचरम समय तक होता है। अच्छा, फिर मनुष्य आयु है। हाँ, आयुष्य कर्म में मनुष्य आयु चरम समय तक होती है। अभी हमने चरम समय की बात करी हुई है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि द्विचरम समय वाली कौन कौन सी प्रकृतियां अब हमारी शेष बची। तो नाम कर्म में हमने 9 प्रकृतियां हटाई हैं। टोटल नाम कर्म की उच्च प्रकृतियां, गोत्र में कौन सा द्विचरम तक है? उच्च उच्च गोत्र गोत्र द्विचरम चरम है। उच्च गोत्र चरम समय तक रहता है, अच्छा ठीक, ओके। और वो नाम कर्म की प्रकृति नहीं है, गोत्र कर्म में काउंट होती है, हाँ हाँ। ठीक है। नाम कर्म की कुल प्रकृतियां हैं 93 सत्ता योग्य। अब उसमें से 13 प्रकृतियां हमने 9th गुण स्थान में क्षय करने की बात बता दी, और 9 प्रकृतियां चरम समय तक रहती हैं। तो कितनी बची? 13 और 9 22 प्रकृतियां माइनस करना है, तो कितनी बची? 93 माइनस 22 71 प्रकृतियां बची, ठीक है। अब ये जो 71 प्रकृतियां बची हैं उनकी एक बार हम बात कर लेते हैं। 71, हाँ ठीक है, 71 प्रकृतियां बची हैं। गति में बची है नरक गति, तिर्यंच गति हो गई है। गति में बची है देव गति। जाति, पंचेंद्रिय जाति की हमने बात इसमें करी है, और शेष 4 जाति की इसमें बात करी है, तो जाति लेना नहीं है। गति, जाति, शरीर, शरीर नाम कर्म में सारे के सारे 5 ही शरीर नाम कर्म को हम इसमें मानेंगे, ठीक है। अब 5 शरीर में से, ठीक है, चलो एक बार लिख लेते हैं 5 शरीर कौन कौन सी प्रकृति है वो लिख लेते हैं एक बार। शरीर नाम कर्म हो गया, अंगोपांग, हाँ, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, ये चतुष्क में हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हुई शरीर 5, अंगोपांग 5 भी, और इसमें भी अंगोपांग 3 हो गया, और बंधन संघातन 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं सानन संस्थान होता है। सानन 6 संस्थान के रिलेटेड अभी हमने बात नहीं करी है, इनकी सत्ता अभी तक है। इसमें 13 प्रकृति में हमने जिन जिनकी अभी हटाई थी वो हमने देख ही लिया, उसमें कोई भी हमने सानन संस्थान हटाया नहीं है। फिर वर्ण आदि 20 सत्ता के योग्य की बात कर रहे हैं, इसलिए पूरे 20 प्रकृतियां मानेंगे। अब उसके बाद फिर पराघात अष्टक, फिर अच्छा विहायोग, हाँ, अनुपूर्वी है, अनुपूर्वी 4 बची हैं अभी, और विहायो गति 2 बची हैं अभी, ठीक है। उसके बाद फिर पराघात अष्टक, पराघात अष्टक में से सारी प्रकृतियां बची है ना अभी। तीर्थंकर निकल गया। अनुपूर्वी 2 ही बची ना, 5 होंगी ना पराघात। अनुश्री की अनुपूर्वी, नरक अनुपूर्वी, तिर्यंश अनुपूर्वी हमने 13 में निकाला है। तीर्थंकर निकल गया। एक ही आएगी यहाँ पे, अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी आएगी ना बस। मनुष्य अनुपूर्वी और देवानुपूर्वी अभी हटाई नहीं है ना, देव अच्छा गति, हाँ, वो देवद्वीप नहीं लिया ना। अभी देव गति अलग से लिखा था, अनुपूर्वी लिखा हुआ है।
पराघात अष्टक की सातों ही प्रकृतियां अभी यहाँ पर ड्यू है ना, अभी किसी की भी हमने बात नहीं करी है। उसके आतप बाद उद्योग फिर निकल गया ना, आतप उद्योग। अच्छा, आता आतप उद्योग उद्योग, निकालिए। हाँ ठीक है, 5 आतप आए। उद्योग इसमें निकाल लिया है, तो 5 प्रकृतियां बची हैं। यहाँ निकल गया 5। ठीक है, हो गया। अब त्रस, त्रस में से हमने त्रस, बादर, पर्याप्त इनको लास्ट तक लिया था, और सुभग, आदेय, यशकीर्ति इनको लास्ट तक लिया था। मतलब 6 प्रकृतियां हमारी लास्ट समय तक हैं। तो शेष प्रत्येक बची त्रिक 4 प्रत्येक प्रकृतियां। त्रिक 4 कौन सी बची? प्रत्येक त्रिक निर्माण प्रत्येक, से स्थिर, शुभ प्रत्येक, स्थिर और शुभ, ये शुभ 3 सूक्ष्म प्रकृतियां तो, हाँ एक बार प्लीज, प्रत्येक, स्थिर और शुभ, ये 3 प्रकृतियां तो पुद्गल विपाकिनी प्रकृति हैं। और उसके अलावा फिर जो सुस्वर नाम कर्म है, वो अनुदयमान है, इस वजह से उसको हमने द्विचरम समय तक ही रखा। ठीक है, अब स्थावर में से क्या है? तो स्थावर में से हमने इसमें स्थावर हटा दिया है, सूक्ष्म हटा दिया है, और साधारण हटा दिया है। तो यहाँ पर हमारा दुर्भग सूक्ष्म हो स्थिर, गया। दुर्भग स्थिर, एक बार क्रम से जाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। स्थावर, स्थावर नाम कर्म होता है। स्थावर के बाद क्या आता है? सूक्ष्म, सूक्ष्म साधारण, नहीं सूक्ष्म, अपर्याप्त। पर्याप्त, फिर अपर्याप्त। साधारण, उसके बाद फिर अस्थिर, अशुभ, अस्थिर, अशुभ, दुस्वर, दुर्भग, दुर्भग पहले आता है, फिर दुस्वर, दुर्भग, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, अयश, कीर्ति। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं। अभी हमने उसमें जो चरम समय वाली थी, पहले इसमें क्या क्या हटाई हमने? इसमें हमने हटाई है, इसमें नहीं सॉरी 13 में हटाई है ना। 13 में हमने हटाई है स्थावर, पहले ही क्षय हो चुका है, सूक्ष्म का क्षय हो चुका है, साधारण का क्षय हो चुका है। और लास्ट समय तक कौन सी रहती है? तो लास्ट समय तक इनमें से कोई भी प्रकृति नहीं रहती, क्योंकि शुभ वाली प्रकृतियां ही रहती हैं। शुभ, हाँ शुभ प्रकृतियां ही रहती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ के लिए क्या बचा? अपर्याप्त बचा है, और अस्थिर षटक पूरा बचा हुआ है। ठीक है, ये प्रकृतियों के बारे में अब हमको डिस्कस करना है। ये पूरी 71 प्रकृतियां हो गई हैं क्या? एक बार काउंट कर लीजिए फटाफट। परागत की 4 है ना। पराघात अष्टक है ना। पराघात अष्टक में से एक बार वापस खोल के बात कर लेते हैं। पराघात, उच्छ्वास, अभी पराघात उच्छ्वास दोनों की बात हमने करी नहीं है। उसके बाद आतप उद्योत हमने इसमें हटाई दिया 13 प्रकृतियों में। फिर आता है गुरु लघु, निर्माण और उपघात, तीर्थंकर की बात हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 प्रकृति हो गई। तीर्थंकर की बात हम चरम समय तक करेंगे 6, और 2 प्रकृति इधर हो गई, 5 ही तो प्रकृति है। पराघात के पूरे 5 ही प्रकृति लेंगे ना। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कुल प्रकृति काउंट करी क्या, कितनी हुई? 5 10 15, 15 और 12, 15, 68 कितनी हुई है प्रकृतियां? 68 68 हुई, मतलब 2 प्रकृतियां मिसिंग है। हाँ ठीक है, 2 प्रकृतियां इसलिए मिसिंग है क्योंकि ये नाम कर्म की 68 प्रकृति है बराबर। एक प्रकृति है गोत्र कर्म की, नीच गोत्र, ये भी रहती है द्विचरम समय तक। और फिर एक वेदनी कर्म की जो प्रकृति है, वो वेदनी कर्म की प्रकृति कहाँ तक रहती है? अगर वो अनुदयवान प्रकृति है तो फिर उसको उसमें बोलेंगे, लेकिन वेदनी कर्म तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे ना, संभावना है? चलो मेन एक पे बार, ना। ये 71 प्रकृतियां तो ऊपर ही हो गई है। 71 प्रकृति तो काउंट करना है नाम कर्म की। हाँ तो 71 तो ऊपर ही हो गई है, तो नाम के सही ऊपर ही, बराबर। 71 के ऊपर ही 71 हो 71 ये गई है। काउंट करके कितनी निकली है? 71। 71 ये बराबर है। 71 हो गई है। हाँ जी, और एक नीच गोत्र ये 72 होगी। ये हो गई 72 प्रकृति।
ठीक है। 72 तो रहती वेदनी है। कर्म को हम लास्ट समय तक काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। इनमें थोड़ा सा ऐसे मोटे रूप से तो हमने बोल दिया कि इनकी सत्ता कहाँ तक है, द्विचरम समय तक, 14th के द्विचरम समय तक इनकी सत्ता है। लेकिन इनकी सत्ता कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पे इनकी सत्ता की नियमा है और कहाँ पे भजना है, ये प्रकृति हमको, मतलब ये गुणस्थान हमको एक बार देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे बताया है, एक बार आप देवगति को साइड में रखो। दो पार्ट है, एक तो मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। ठीक है, तो देवानुपूर्वी को साइड में रख लो। उसके बाद जो शरीर है, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, इसमें से औदारिक चतुष्क, वैक्रिय चतुष्क, आहारक चतुष्क, तेजस त्रिक और कार्मण त्रिक, इस प्रकार हम डिविजन्स करते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए हम साइड में रख लेते हैं। हटा रही हूँ क्योंकि ध्यान में रखना, इन प्रकृतियों की उद्वलना होती है। उद्वलना हो गई तो इनकी सत्ता की नियमा बचेगी क्या, इनकी सत्ता की नियमा बचेगी क्या अगर उद्वलना हो गई? मैंने कहा फर्स्ट गुण स्थान में। ठीक है, एक बार मैं आपको नहीं। प्रकृति बता देती हूँ, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं। कौन सी प्रकृतियां छांट रहे हैं हम, वो अपेक्षा से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अब उसके बाद फिर रहती है मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र, इनकी उद्वलना होती है, बराबर। अब मनुष्य द्विक में से मनुष्य गति की बात हमने 14th गुण स्थान में करी ली, उच्च गोत्र की बात हमने 14th गुण स्थान के चरम समय तक रहती है सत्ता, उसमें हमने बात करी ली। उसमें क्या बोला था हमने कि फर्स्ट गुण स्थान में इसकी क्या थी, नियमा थी कि भजना थी? मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र की हमने बात करी थी, नियमा थी कि भजना थी फर्स्ट गुण स्थान में? बचना। उपयोग से भजना। सोचना, अगर कोई जीव फर्स्ट गुण स्थान वाला है, मिथ्या दृष्टि जीव ही, एकेंद्रीय जीव इसकी उद्वलना करते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं, एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि होते हैं। एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि हैं, उनने उद्वलना करी पीएबी काल के बाद में, तो वो क्या है, फर्स्ट गुण स्थान में। जब तक उनने उद्वलना नहीं करी तब तक उनके पास इनकी सत्ता होती है, और जब इनने मतलब एकेंद्रीय में भी स्पेसिफिकली तेजस कायिक, वायु कायिक की बात करें तो मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र की उद्वलना नहीं करी तब तक उनके सत्ता रहती है, अगर उद्वलना कर दी तो उनकी सत्ता नहीं रहती। तो भजना हो गई। भजना। ठीक है, तो मनुष्य गति और उच्च गोत्र की बात हमने 14th गुण स्थान के लास्ट समय में करी थी। अभी इसमें से हमारे पास मनुष्य अनुपूर्वी शेष है, तो एक तो अनुपूर्वी मनुष्य अनुपूर्वी हो गई, एक देवानुपूर्वी हो गई, एक देव गति हो गई, वैक्री चतुष्क हो गया। ठीक है, और किसकी उद्वलना की जाती है? नरक द्विक की, नरक द्विक या मतलब नरक चतुष्क की। तो जो नरक चतुष्क की उद्वलना है वो, अरे नरक चतुष्क क्या होता है, नरक तो द्विक ही होता है, वैक्री चतुष्क है। हाँ, तो नरक द्विक की जो उद्वलना है वो फर्स्ट गुण स्थान में हमने पहले ही बात करी, जब हमने यहाँ पर 13 प्रकृतियां हटाई थी उसमें हमने नरक द्विक की भी बात करी थी। और नरक द्विक में क्या कहा था कि शेष जो 12 प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, वो 12 प्रकृति में तो एक से लेकर कितने 11 गुण स्थान तक कंपलसरी क्या रहती है, सत्ता रहती ही रहती है, कंपलसरी नहीं रहती मिच्छामि दुक्कडम। 1 से 11 तक सत्ता है, उसमें से नियमा होती है जब तक सत्ता विच्छेद नहीं होता इसके 9th गुण स्थान में। तो 1 से 9th के सत्ता विच्छेद काल तक, सत्ताशय से पूर्व के काल तक उसकी नियमा है, और उसके आगे 9th से लेकर फिर आगे 11th गुण स्थान तक, 11th में भी नियमा होती है क्योंकि उपशमक श्रेणीवर्ती जीव जो है वो शयन नहीं करता, और 9वां और 10वें में उसकी क्या रहती है, भजना रहती है। कल हमने देखा था। अब जैसे कि हमने स्पेसिफिकली नरक गति की बात करी कि नरक गति में बाकी 12 प्रकृतियों में तो 1 से 9 तक नियमा रहती है, लेकिन नरक द्विक की अगर हम बात करें तो 2 से 9 तक तो नियमा रहती है, लेकिन पहले गुण स्थान में इसलिए होती है क्योंकि नरक द्विक की जब तक उद्वलना नहीं करी तब तक फर्स्ट गुण स्थान में सत्ता होगी। अगर नरक द्विक की उद्वलना कर दी तो सत्ता नहीं होने से फर्स्ट गुण स्थान में उसकी भजना हो जाती है। ठीक है, हमने देखा था भजना के पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस करे थे हमने, कि अगर भजना है तो एक तो उद्वलना कर दी है, जब तक नहीं करते तब तक सत्ता होती है, जब कर देते हैं तो सत्ता नहीं होती, तो भजना का पॉइंट आ जाएगा।
और एक रहता है कि शपक श्रेणीवर्ती जीव है और उपशमक श्रेणीवर्ती। अगर सेम गुणस्थान में दोनों प्रकार के जीव हैं तो उपशमक श्रेणीवर्ती जीव के सत्ता होगी, शपक श्रेणीवर्ती जीव के सत्ता नहीं होगी। ऐसी बात हमने भजना में देखी थी कि इस वजह से हम भजना में उन पॉइंट्स को लेते हैं। अब उद्वलना वाला सेम जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है, इनकी सत्ता क्षय कब हो रही है? देवगति हो गया, वैकरी चतुष्क हो गया, मनुष्यानुपूर्वी हो गया, देवानुपूर्वी हो गया। कितनी प्रकृति होगी? 4, 5, 6, 7। इन 7 प्रकृतियों की बात अलग से करेंगे और शेष जितनी भी प्रकृतियां बची, कितनी बची? 71 माइनस 7 64। 64। ठीक है, तो ये बची 64 प्रकृतियां। अब 64 प्रकृतियां और बची हैं। इस 64 प्रकृति 7 प्लस 64 कितनी थी टोटल? 71। 71 को 7 प्रकृतियों की अलग बात करना क्योंकि ये उद्वलना वाली है। जो उद्वलना वाली प्रकृति है ना, इन उद्वलना वाली प्रकृतियों को, इन 7 प्रकृतियों को जब हम गुणस्थान बताएंगे तो इनके सत्ता योगी गुणस्थान क्या होंगे? सत्ता योगी गुणस्थान तो इनके 1 से 14 का डीसीएस तक होगा। 14 के डीसीएस तक उनकी सत्ता रहती है। ठीक है, लेकिन इन प्रकृतियों की नियमा की अगर बात करेंगे तो नियमा होगी सेकेंड गुणस्थान से 14 के डीसीएस तक। लेकिन अगर भजना की बात करेंगे तो फर्स्ट गुणस्थान में इनकी क्या हो जाएगी? भजना हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये 7 प्रकृतियों की उद्वलना संभव है। बात क्लियर हुई? ये 7 प्रकृतियों की बात हमने बोल दी। सेकेंड गुणस्थान से 14 के डीसीएस तक इसकी नियमा होती है, फर्स्ट गुणस्थान में भजना होती है क्योंकि उद्वलना संभव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिमेनिंग 64 प्रकृति की। अब इन 64 नाम कर्म की प्रकृतियों में से इसमें क्या आ गया हमारा? आहारक चतुष्क भी आ गया। ठीक है, और तीर्थंकर नाम कर्म भी आ गया। कहाँ गया तीर्थंकर? अच्छा, तीर्थंकर तो लास्ट समय तक होता है ना, तो तीर्थंकर नाम कर्म का तो डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया। तीर्थंकर नाम कर्म के लिए हमने क्या कहा था? किसी भी गुणस्थान में उसकी भजना होती है क्या? पहले सत्ता कहाँ कहाँ हो सकती है? सत्ता हो सकती है 1, 4 से 14। ठीक है, 1, 4 से 14 में उसकी सत्ता है। उसमें से नियमा कोई भी गुणस्थान में नहीं होती, क्योंकि अगर कोई जीव, अनंत जीव ऐसे हैं जो तीर्थंकर की सत्ता के, तीर्थंकर नामकरण की सत्ता के बिना मोक्ष पधारे, तो उन किसी भी गुणस्थान में उसकी नियमा नहीं बताइए। तो भजना कहाँ कहाँ होती है? तो हर गुणस्थान में, जो भी उसके सत्ता योगी गुणस्थान है उसमें सब में भजना ही होती है तीर्थंकर नामकरण की सत्ता की। ये बात हमने तीर्थंकर नामकरण की सत्ता के लिए बोली थी। ऐसी की ऐसी बात हम किसके लिए बोलेंगे? आहारक चतुष्क के लिए बोलेंगे। आहारक चतुष्क के लिए क्या बोलना? आहारक चतुष्क के योगी गुणस्थान क्या है? तो हमने बताया था, कल मैंने एक चीज डिस्कस करी थी जिसमें हमने देखा था कि अगर तीर्थंकर की सत्ता है तो वो जीव ओनली तीर्थंकर की सत्ता है, ओनली आहारक की सत्ता है, आहारक चतुष्क, और तीर्थंकर प्लस आहारक चतुष्क दोनों की सत्ता है। तो हमने बोला था तीर्थंकर और आहारक की सत्ता, दोनों की कंबाइंड सत्ता होने वाला जीव पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में नहीं जाता। तो ऐसे तीर्थंकर वाला भी पहले, दूसरे, तीसरे में नहीं जाता, लेकिन अगर वो क्षयोपशमी आयु का बंध किया हुआ होगा तो वो जीव के पहला गुणस्थान आना पड़ेगा। पहले गुणस्थान में आके नरक प्रायोगिक का बंध करके फिर वो नरक में जाता है। इसीलिए पहले गुणस्थान में तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव जा सकता है, तो दूसरे, तीसरे में नहीं जाता। और आहारक वाला, तो आहारक वाला पहले से लेकर इसकी सत्ता कहाँ है? 14th के डीसीएस तक, तो सब में हो सकती है। मतलब आहारक वाला पहले, दूसरे, तीसरे में जा सकता है। तो इसीलिए इसकी सत्ता हम कहाँ बोलेंगे? आहारक चतुष्क की सत्ता योगी गुणस्थान क्या है? पहले से लेकर 14 का डीसीएस तक, द्विचरम समय तक। ठीक है, अब उसमें नियमा किसमें होगी? तो सेम तीर्थंकर वाला केस है कि अनंत जीव आहारक चतुष्क की सत्ता के बिना मोक्ष पधारे हैं, इसीलिए किसी भी गुणस्थान में उसकी नियमा नहीं होगी और पहले से 14 के डीसीएस तक उसकी कंपलसरी सत्ता होगी। काम लोग या मैं नहीं पता, ऑफिस को कोई काम रहता है। म्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, ये समझ आ गया तीर्थंकर नामकरण। अब 64 प्रकृतियों में से हमने आहारक चतुष्क की तो बात कर ली, मतलब कितनी बची अब हमारी? 60 प्लस 4 कर दिया इसको, तो 60 प्रकृतियां बची। एक बार आहार चतुष्क वापस बताइए, नहीं समझ में आया। आहारक चतुष्क की जो सत्ता योगी गुणस्थान है वो क्या बोलेंगे हम? ये मैंने ये कल पॉइंट्स बताए थे। तीर्थंकर और आहारक दोनों को मिला के बता रहे, तो उसी वैसे ही बताइए ना वापस एक बार।
तीर्थंकर और आहारक का अभी आपको काम नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला कि तीर्थंकर की मतलब हम प्रकृति वाइज बात कर रहे हैं, हम किसी एक जीव की अपेक्षा बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इस प्रकृति की सत्ता योग्य गुणस्थान कौन से हैं, मतलब अगर किसी जीव में इस प्रकृति की सत्ता है तो वो कौन से गुणस्थान में जा सकता है। तो आहारक चतुष्क की सत्ता के साथ जीव पहले से 14 के डीसीएस तक उसकी सत्ता रहती है, इन गुणस्थानों में कहीं भी हो सकता है जब उसकी आहारक चतुष्क की सत्ता है। लेकिन ये एक मैंने स्पेशल पॉइंट बताया था कि तीर्थंकर की सत्ता वाला सेकंड थर्ड में कंपलसरी नहीं जाता, इसमें अयोग्य डालते हैं इसको, ठीक है। अयोग्य सत्ता अयोग्य गुण स्थान में इनको सेकंड और थर्ड को हम डालते हैं, क्योंकि पहले में और 4 से 14 के अंतिम समय तक तीर्थंकर की सत्ता होती है, हो सकती है, जिस भी जीव में होगी उसमें होगी, जिसमें नहीं है उसमें सत्ता नहीं होगी, किसी भी गुण स्थान में जाए। आहारक चतुष्क के साथ ऐसा नहीं है कि वो पहले दूसरे तीसरे इसमें जाए नहीं जाए। आहारक चतुष्क की सत्ता वाला जीव सारे गुण स्थानों में जा सकता है, लेकिन कहाँ तक रहती है, क्योंकि अनुदयमान प्रकृति होती है, 14 गुण स्थान में इसका उदय नहीं होता, इसीलिए द्विचरम समय तक बोलना। तो सत्ता योग्य गुण स्थान तो पहला से 14 का द्विचरम समय है, मतलब इसको आप जब लिखोगे तो ऐसा बोलना पहले से 13 तक पूरा और 14 के द्विचरम समय तक। तो ऐसा मतलब ये इस फॉर्मेट में आपको लिखना रहेगा। ध्यान रखने के लिए ऐसा है कि पहले से लेकर 14 के द्विचरम समय तक उसकी सत्ता होती है। और नियमा किसमें होगी, तो किसी में भी कंपलसरी नहीं है, भजना सब में है। सत्ता हो भी सकती है इन गुण स्थानों में, नहीं भी हो सकती है इस प्रकृति की। फिर अयोग्य गुण स्थान क्या हुआ, तो अयोग्य होगा 14 का चरम समय। जितनी भी प्रकृति की हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी, ये 71 प्रकृतियों के लिए हम क्या लिखेंगे कि 71 प्रकृति प्लस नीच गोत्र, ऐसे 72 प्रकृतियों के लिए जो भी सत्ता के अयोग्य गुण स्थान है वो कहलाएगा 14th का चरम समय। ठीक है, ये समझ आ गया। अभी इसी में किसके डाउट है क्या, हो गई है लगभग सारी प्रकृति। अब कितनी बची वो एक बार चेक कर लेते हैं। शरीर में से बची है औदारिक चतुष्क, तेजस्त्रिक, कार्मंत्रिक, फिर बची है स्थानन 6, संस्थान 6, वर्णादि 20, उसके बाद फिर अनुपूर्वी देख लिए, विहायोगति, प्रशस्त अप्रशस्त दोनों लेंगे क्योंकि अनुदयमान प्रकृति है। फिर यहाँ पर बात करेंगे तो पराघात की 5 प्रकृतियां, उसके बाद फिर प्रत्येक स्थिर शुभ, सुस्वर, अपर्याप्त, अस्थिर षटक। ठीक है मैडम इसके स्क्रीनशॉट अच्छा। लेना दोनों को एक बार स्क्रीनशॉट। एक मिनट, पराघात रिलेटेड प्रकृतियों का अलग से वर्णन है क्या, इसमें आया क्यों नहीं है, फिर कुछ मिस हुआ है क्या। अच्छा, अगुरु लघु चतुष्क में इसको ले लिया है, जो पराघात वाली प्रकृतियां है ना, ये आपके अगुरु लघु चतुष्क में लिया है। अगुरु लघु चतुष्क में क्या बताया, पराघात की 5 प्रकृतियां जो अभी हमने खोली थी, पराघात, उच्छ्वास, अगुरु लघु और उपघात, ये 4 प्रकृतियों को आप लोग यहाँ पे भले खोल के लिख लेना। ये जो अगुरु लघु चतुष्क लिखा है ना, उसमें कौन कौन सी प्रकृति की बात करी है, यहाँ पे नीचे एरो बना के लिख लेना, पराघात, उच्छ्वास, अगुरु लघु और उपघात, और फिर निर्माण उन्होंने अलग से दे दिए। ठीक है, तो ये 5 प्रकृतियां हैं पराघात अष्टक में से 5 प्रकृतियों को एक साथ बात करते हैं। ठीक है, 61 प्रकृति हो गई। हाँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट, क्या इसमें इतने कचरे में तो क्या ही स्क्रीनशॉट आएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी 148 प्रकृतियों के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। 7 वेदनी असात वेदनी का कंप्लीट हो गया था। हाँ ठीक है, अब एक बार हम गुणस्थान वाइज इनको देख लेते हैं। पहले गुणस्थान में प्रकृति, अब हमको कॉलम्स क्या क्या बनानी है, जैसे हमने लास्ट टाइम कॉलम क्या बनाई थी, यहाँ पे हमने लिखा था गुणस्थान, उसके बाद फिर क्या लिखते थे हम, बंध योग्य, जैसे अगर बंध स्वामित्व की बात करें तो बंध योग्य प्रकृतियां लिखते थे। फिर हम लिखते थे कि जिसका बंध नहीं हो रहा, ऐसी अबंध योग्य प्रकृतियां, सिर्फ इस पर्टिकुलर गुणस्थान में उसका बंध नहीं हो रहा। फिर हम बोलते थे पुनः बंध वाली प्रकृतियां, या तो बंध प्रारंभ हुआ है या फिर पुनः बंध हुआ है। फिर हम बोलते थे कि बंध विच्छेद की प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, यही हम चार्ट बनाते थे, तो यही 5 कॉलम्स हम बनाते थे। अब इसमें क्या है, सत्ता में तो ऐसा है नहीं कि किसी की सत्ता थोड़ी देर के लिए नहीं हो
और फिर वापस से हम उसकी सत्ता ऐड करवाएं आगे के गुण स्थानों में, ऐसी बात नहीं है। सत्ता हमेशा पीछे के गुण स्थान, मतलब जैसे जैसे गुण स्थान ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो सत्ता खत्म हुई है तो वो खत्म ही मानी जाती है। अगर फिर से अनंतानुबंधी चतुष्क की या फिर जो भी मतलब जो भी प्रकृतियां हैं जैसे उद्वलना वाली प्रकृतियों की अगर बात करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली ऊपर आते हैं, लेकिन जो भी मतलब अशुभ तो नहीं बोलना, बैड प्रकृतियों की जो भी सत्ता विच्छेद करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं तो फिर वापस से पीछे के गुण स्थानों में आने की, मतलब ऐसे पुनः बंध वाली बात, पुनः सत्ता वाली बात अभी नहीं मानना, क्योंकि गुण स्थान वाइज हम देख रहे हैं। तो ऐसे ये जो कॉलम्स है ना, ये सत्ता विच्छेद हुआ ये तो ऐसे कॉलम्स ना बनाते हुए इस वाले में जो हम कॉलम्स बनाएंगे वो कॉलम्स थोड़ी सी अलग होंगी, क्योंकि हमको गुण स्थानों के बारे में बात करनी है। तो कौन से किसी भी गुण स्थान की विवक्षित गुण स्थान में सत्ता योग्य प्रकृतियां कितनी है। अभी हमने देखा था कि प्रकृतियों जो प्रकृति है उसका सत्ता योग्य गुण स्थान क्या क्या है। अब हम देख रहे हैं कि इस गुण स्थान में सत्ता योग्य प्रकृतियां कितनी हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, हो सकती हैं की बात करते हैं। हो सकती है मतलब दो केस हो गया, एक तो कंपलसरी होगी और एक होगी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो नियमा और भजना दो पॉइंट हम डिवाइड करेंगे इस सत्ता योग्य प्रकृतियों के। कितनी प्रकृतियों की कंपलसरी रहता है, नियमा रहती है, और कितनी प्रकृतियों की भजना होती है, मतलब कंपलसरी नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे सत्ता विच्छेद वाला कोई भी पॉइंट नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता ही वहीं तक है। हम जब भी बंध विच्छेद या फिर उदय विच्छेद की हम बात करते थे तो हम क्या पॉइंट तक इसी गुण स्थान तक होता है, उसके आगे नहीं होता। तो सत्ता रहती है लेकिन बंध और उदय रुक गया होता है। यहाँ पे तो हम सत्ता योग्य प्रकृतियों में ही बता देंगे कि इस पॉइंट तक, इस गुण स्थान तक उस पर्टिकुलर प्रकृति का इस गुण स्थान तक ही सत्ता रहती है, उसके आगे नहीं है। ठीक है, तो इसमें सत्ता विच्छेद वाला कॉलम नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में अब आप ध्यान से देखना, अनंतानुबंधी चतुष्क की जब हमने सत्ता हटाई थी तो उसके सत्ता हटाने का गुण स्थान क्या लिया था। उसके बाद फिर जाता है मिथ्यात्व वेदनी जाती है, उसके बाद फिर सम्यक मिथ्यात्व जाती है, और फिर उसके बाद सम्यक वेदनी जाती है, फिर जीव शायिक सम्यक्त्व भी बनता है, फिर 9th गुण स्थान में उस क्रम से प्रकृतियां क्षय होती हैं। तो A4 की जो सत्ता है, A4 की सत्ता फर्स्ट गुण स्थान में तो कंपलसरी रहती ही रहती है। इसके सत्ता के अयोग्य गुण स्थान कौन कौन से थे, नहीं याद है तो फिर से बुक पलट के देख लीजिए एक बार। 7 से सत्ता के अयोग्य गुण स्थान कौन से हैं अनंतानुबंधी चतुष्क के? 12 से 7 8 से 8 से लेके 14 7 से 14 तक होगा। 7 से 11 उपशमक श्रेणी वाला जीव, 7 से 14 -11 काउंट नहीं करना, ये है शपक श्रेणी वाला जीव। चाहे जीव को उपशमक श्रेणी चढ़ना हो चाहे शपक श्रेणी चढ़ना हो, उस जीव में 1 मिनट 7 नहीं 8 होगा, सॉरी 8 से 14 8 से ये 14 श्रेणी है, ये श्रेणी है 8 से 11 वाली उपशमक मतलब उपशमक श्रेणीवर्ती जीव 8 से 11 में रहता है। तो ऐसा जो जीव है वो उसके पास A4 की सत्ता नहीं होनी चाहिए और शपक श्रेणी वाले के पास भी A4 की सत्ता नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, 8 से आगे के जो गुणस्थान रहेंगे तब उसकी सत्ता काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट गुणस्थान में तो पूरे की पूरे 148 प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। अब बात ऐसी हुई तीर्थंकर नामकरण की सत्ता है। तीर्थंकर नाम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल प्रकृतियां बताई हैं कि इतनी प्रकृतियां हो सकती हैं इस गुणस्थान में। एक ही जीव में होगी ऐसी बात नहीं, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो तीर्थंकर और आहारक दोनों की सत्ता वाला जीव फर्स्ट गुणस्थान में नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल बता रहे हैं कि अगर कोई जीव फर्स्ट गुणस्थान में है तो उसके कितनी प्रकृतियों की सत्ता पॉसिबल है कोई भी जीवों में, 1 हो 2 हो 4 हो, कितने भी जीव हो, समुच्चय रूप से कितनी प्रकृतियां फर्स्ट गुणस्थान वाले जीवों में पाई जा सकती हैं। तो बोला सारी की सारी प्रकृतियां पाई जा सकती हैं, 148 प्रकृति। ठीक है, अगर हम बोलते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि, तो अनादि मिथ्या दृष्टि में बहुत सारी चीजें कट हो जाती, ना तो उसमें हारक चतुष्क होता, ना तीर्थंकर नाम कर्म होता, क्योंकि इनका बंध सम्यक दृष्टि जीव ही करते हैं।
अनादि मिथ्या दृष्टि जो है अभव सिद्धिक है, ना तो उनमें सम्यक वेदनी होता, ना सम्यक मिथ्यात्व वेदनी होता, ये सब प्रकृतियां नहीं होती। पर अभी हम समुच्चय रूप से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 148। अब 148 में से नियमा कितनी होगी और भजना कितनी होगी? तो नियम, एक बार जब हम भजना हटा देते हैं ना, तो नियमा को देखना बहुत इजी हो जाता है। तो नियमा कैसे, भजना कैसे हटाएंगे? देखो, सबसे पहली बात तो हमने आयुष्य कर्म की बात हमने सबसे फर्स्ट क्लास में कर ली थी। वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। नरक आयु है, तिर्यंच आयु है, मनुष्य आयु है और देव आयु है। दो प्रकार से रहती हैं, बुद्धिमान और भुज्यमान। अगर भुज्यमान है तो वो प्रकृति भुज्यमान आयुष्य है। अगर नरक आयु को भोगी जा रही है तो 4 गुण स्थान से ऊपर उसकी सत्ता नहीं हो सकती। अगर बद्धिमान है तो बद्धिमान आयु वाला 7 गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि श्रेणी चढ़ने वाला नरक आयु का बंध किया हुआ नहीं हो सकता, उसके नरक आयु सत्ता में नहीं होनी चाहिए। तिर्यंच 1 से 5 बुद्धिमान आयु है तो 1 से 5 गुण स्थान तक ही रह सकता है, मतलब तिर्यंच आयु के उदय में 5वें गुण स्थान से आगे नहीं हो सकता। पर तिर्यंच आयु बांधी हुई है तो 7वें गुण स्थान तक चढ़ सकता है, श्रेणी नहीं चढ़ सकता। मनुष्य आयु अगर भुज्यमान है 14 गुण स्थान हो सकता है पूरे। लेकिन अगर मनुष्य आयु बांधी हुई है तो 1 से 4 गुण स्थान से ऊपर नहीं हो सकता। ये 4 गुण स्थान किस अपेक्षा से लिया हमने? 1 मिनट, 1 से 7 हो सकता है ना, मुझे हम रुकना। 7 गुण स्थान तक हो सकता है, श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। ठीक है, 1 से 4 जो मैंने लिया था वो 1 से 4 देवता और नैरिक की अपेक्षा था, और बाकी 5, 6, 7 वाला भी मनुष्य तिर्यंच तो बांधी मतलब बंधा हुआ हो ही सकता है ऊपर। फिर ये देवता है, तो देवता का 1 से 4 अगर भुज्यमान है तो 4 से ऊपर तक, मतलब उदय रहते हुए 4 से ऊपर गुण स्थान नहीं हो सकता। लेकिन देवायु अगर बांधी हुई है तो वो उपशमक श्रेणी का आरोहण भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम मैक्सिमम सत्ता 7 तक देखते हैं, इसमें 7 तक देखते हैं, इसमें 14 तक देखते हैं और इसमें 11 तक देखते हैं। मैक्सिमम कहाँ तक सत्ता हो सकती है? अब ये जो बात कर रहे हैं हम नरक आयु की, तो आयुष्य कर्म की, चारों ही आयुष्य कर्म की सत्ता कंपलसरी होगी किसी भी गुण स्थान में, ऐसी बात नहीं होती। चारों ही आयुष्य की हमेशा क्या रहती है? भजना रहती है, नियमा किसी भी गुण स्थान में नहीं होती। तो भजना के कॉलम में हम आयुष्य 4 डाल देते हैं। ठीक है, 4 आयुष्य हमने भजना में डाल दी। अब क्या करें? अब करते हैं हम उद्वलना वाली प्रकृतियों की बात। ठीक है, उद्वलना है और एक होता है उद्वलना वाली प्रकृति में ही वो आ जाएगी। उद्वलना में एक बार देख लेते हैं क्या क्या उद्वलना होती है। आहारक चतुष्क की, आहारक चतुष्क की उद्वलना होती है। उसके बाद सम्यक वेदनी की उद्वलना होती है। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की, हम सबसे हाईएस्ट मतलब ले रहे हैं, चाहे भारत की सत्ता वाला भी है और तेवकाय वायुकाय भी है, जो भी है सब हम सब मान के चलते हैं कि कौन कौन सी प्रकृतियां उद्वलना योग्य होती हैं। आहारक चतुष्क, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। उसके बाद फिर देव द्विक, नरक द्विक और वैक्रिय चतुष्क, इनकी 7 में सत्ता की उद्वलना होती है। उसके बाद फिर उच्च गोत्र और फिर पहले मनुष्य गति होती है, मनुष्य द्विक होती है कि उच्च गोत्र होती है? पहले उच्च गोत्र, पहले उच्च गोत्र ही होती है। पहले उच्च गोत्र है, फिर मनुष्य द्विक है ना? ये प्रकृति क्या है? उद्वलना वाली प्रकृतियां हैं। इसके अलावा तीर्थंकर नाम कर्म भी हर जीव में नहीं होता। ठीक है, और ये वाला भी हर जीव में नहीं होता, पर हम ऑलरेडी इसको लिख चुके हैं। अब इन प्रकृति, कितनी प्रकृति हो गई? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 प्रकृति ये हुई, हो गई 18। कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, ये 18 प्रकृति हो गई। और उसके अलावा हमने देखी आयुष्य की भजना नहीं होती, मतलब आयुष्य की नियमा नहीं होती, आयुष्य हमेशा भजना में ही होता है, किसी भी गुण स्थान में आयुष्य की भजना ही होती। तो 4 प्रकृति ये, और ये कितनी काउंट करी थी? 18 करी थी ना? 18 प्रकृति हो गई।
हाँ बराबर 18 है। ठीक है, तो 18 प्लस 4 कितनी हो गई? 22। तो 22 प्रकृतियों की इसमें क्या रहती है? भजना रहती है। वो 22 प्रकृति कौन सी है? 4 तो आयुष्य होंगी, उसके बाद सारी उद्वलना वाली प्रकृतियां हैं। आहारक चतुष्क, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, देव द्विक, नरक द्विक, वैकरी चतुष्क, उच्च गोत्र, मनुष्य द्विक और तीर्थंकर नामकरण। ठीक है, तो ये सारी प्रकृतियों की भजना हो गई। अब 148 में से 22 माइनस करो, 126। इन 126 प्रकृतियों की नियमा होगी, कंपलसरी ये प्रकृतियां होंगी ही होंगी। ठीक है, जिनकी भजना नहीं होती वो नियमा होती। अब सेकंड गुण स्थान पे देख लेते हैं। भजना समझ आ गया? जब भी उद्वलना कर रहे हैं मतलब वो प्रकृति की भजना है। उद्वलना नहीं होती तब तक सत्ता रहती है, उद्वलना होने के बाद सत्ता नहीं होती। अब सेकंड गुण स्थान देख लेते हैं। सेकंड गुण स्थान है, सेकंड गुण स्थान में बताई है ये 148 प्रकृति में है ना। अब इसमें माइनस वगैरह कैसे क्या करते हैं, तो इसमें ऊपर से कोई लेना देना नहीं। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर गुण स्थान में हमको सारी ही 148 में से निकालनी है। इस 148 में से हमने देखा था कि जो तीर्थंकर नामकर्म है उसके अयोग्य गुण स्थान है दूसरा तीसरा, बराबर। अगर दूसरा तीसरा तीर्थंकर के अयोग्य मतलब सत्ता नहीं होती इन गुण स्थानों में, तो सेकेंड गुण स्थान में इस प्रकृति को माइनस कर देंगे, 147 बची। 147 प्रकृतियां सेकेंड गुण स्थान में होती। और कोई माइनस होगी क्या? कोई प्रकृति और ऐसी है क्या जो सेकेंड गुण स्थान में सत्ता नहीं बताई हो? नियमा भजना की बात नहीं करना, अभी सिर्फ इतना बोल रहा है कि सेकेंड गुण स्थान में अगर कोई भी है। हमने क्रम क्या देखा था सबसे पहले ही, मतलब सबसे इजीएस्ट क्या तरीका रहता है कि आपने जो क्रम अभी देखा है, A4 देखा, A4 के बाद मिथ्यात वेदनी देखा, सम्यक मिथ्यात देखा, फिर सम्यक वेदनी देखा, और फिर उसके बाद ये हो गई हमारी शायिक सम्यक से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हमने मध्यम आठ वगैरह का क्षय देखा। ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट ये होता है कि हम इस तरह से उसको देखें। A4 जो है अनंतानुबंधी चतुष्क सेकेंड गुण स्थान, फर्स्ट में तो रहता है, सेकेंड गुण स्थान में वो प्रकृति रहती है क्या? सत्ता रहती है क्या? जैसे ही जीव सेकेंड गुण स्थान में जाता है, पहले ही समय में वो जीव अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध कर देता है, और भले उसकी सत्ता में नहीं थी तो भी वो बंध कर लेता है। सत्ता में थी तो ठीक है, सत्ता में पहले से ही है, पर अगर सत्ता में नहीं है, किसके नहीं होती? एक तो द्वितीयोपशम वाले की नहीं होगी, और एक क्षयोपशमिक जिसने विसंयोजना कर दी है। तो ऐसे जीव जब सेकंड गुण स्थान में, वैसे क्षयोपशमिक जीव सेकंड गुण स्थान में आते ही नहीं है, औपशमिक ही आता है, तो औपशमिक द्वितीयोपशम वाला होगा, प्रथमोपशम के पास तो सत्ता रहती है। जब द्वितीयोपशम सम्यक द्विजीव सेकंड गुण स्थान में आता है तो उस जीव में इसकी क्या बोलते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता रहती है। जब अनंतानुबंधी चतुष्क की ही सत्ता रहती है तो फिर हम आगे की शायिक सम्यक वाली बातें तो देखेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या बताना किसकी नहीं होती है, तो अयोग्य गुण स्थान है सिर्फ तीर्थंकर नामकर्म। तो इसीलिए यहाँ पर 147 प्रकृतियां इस आरक गुण स्थान में पाई आरक जा भी- सकती। आरक आरक आहारक छठा। 1 से 14 पूरा बोला था हमने, उसमें सेकंड गुण स्थान भी आया है अच्छा ठीक। है ना। सेकंड गुण स्थान वाला फर्स्ट सेकंड उदय थर्ड तीन गुण स्थान में जा सकता है, पर उदय अगर बंद में। सम्मिलित सत्ता होती है तो नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी ये हो गई 147 प्रकृतियां। अब इसमें नियमा और भजना, पहले हम भजना देख लेते हैं, नियमा अपने आप निकल जाएगी। सेकेंड गुण स्थान, ये जो 147 प्रकृति हमने देखी है, इन 147 प्रकृतियों में से कौन कौन सी प्रकृति ऐसी है जिसकी इसमें भजना है, मतलब सत्ता हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो मान लेते हैं कि कोई जीव, हाँ ठीक है, मान लेते सबसे पहली बात तो आयुष्य 4 तो होगी होगी, सारे ही गुण स्थान में हमको मिनिमम ये तो लेना ही लेना है। ठीक है, सारे में तो नहीं लेना, मतलब कंपलसरी वाले भी गुणस्थान होते हैं, जैसे कि 6 से ऊपर, 6 से 14 में कंपलसरी मनुष्य आयु की सत्ता होनी ही पड़ेगी ना। दीदी आयुष चार को भजना में क्यों रखे, ये समझ में आया, मतलब क्या पॉइंट से सोचेंगे कि ये भजना में है?
ऐसा सोचना कि इस गुण स्थान में जो भी प्रकृति इस गुण स्थान में उसके सत्ता की होना आवश्यक है, तो उसको नियमा में डालना। कोई भी आयु मान लेते हैं तिर्यंश आयु, क्या किसी जीव कोई जीव सेकंड गुण स्थान में है तो क्या ऐसा कंपलसरी होगा कि उसमें तिर्यंश आयु की सत्ता हो, या तो उदय में हो या फिर बांधी हुई हो? ऐसा कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अगर कोई जीव फर्स्ट गुण स्थान में है तो कंपलसरी है कि उसकी नरक आयु उदय में या बांधी हुई हो ही हो, सत्ता में होना कंपलसरी है क्या? नहीं कोई भी जीव में मैक्सिमम 2 आयुष्य ही हो सकती है और हमारे पास आयुष्य के ऑप्शन 4 है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों आयुष्य कंपलसरी किसी गुण स्थान में पाई जाए। कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। जो हमारा 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें कॉम्बिनेशन में कोई सी 2 प्रकृति तो हमको छोड़नी ही पड़ेगी सत्ता में से, ठीक है। इसीलिए कोई भी प्रकृति, कोई भी आयुष्य कर्म की चारों ही प्रकृति में इससे किसी भी प्रकृति की नियमा नहीं होती कोई भी गुण स्थान में। ये समझ आया? हाँ ठीक है। अब उसके बाद फिर बात कर रहे हैं कि आहारक, यहाँ पे 22 क्या हटाई थी हमने, एक बार वो बात कर लेते हैं, वापस से इसको मिटाना नहीं है। आहारक उद्वलना, उद्वलना वाली है ना, आयुष्य 4 तो हमने देख ही लिए, उसके अलावा उद्वलना वाली है आहारक चतुष्क, सम्यक वेदनी, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, फिर देवद्विक, नरक द्विक, वैकरी वैकरी चतुष्क, उच्च गोत्र, उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक। ठीक है, ये जी प्रकृतियों के मैम। बारे में तीर्थंकर नामकरण। और एक लास्ट में हमने देखा था तीर्थंकर नाम कर्म, जिसकी हमेशा नहीं रहती सत्ता। ठीक है, तो इन प्रकृतियों में से हमने देखना है कि क्या क्या भजना है, क्या क्या नहीं है। तो अब 4 आयुष्य के तो हमको सारे गुण स्थानों में लेने हैं। उसके अलावा आहारक चतुष्क, आहारक चतुष्क की सत्ता अगर किसी जीव के है और वो मतलब सेकंड गुण स्थान है, तो देखो ऊपर से कोई जीव आ रहा है 4 7, ठीक है, इसमें से कोई जीव आ रहा है, किस में आया, वैसे ना 7, हाँ ठीक है ले सकते हैं इन, ये प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम कोई भी हो, इसमें से जीव आया और सेकंड गुण स्थान में आया। अब मान लो इन गुण स्थानों में उस प्रकृति की सत्ता, अच्छा सॉरी, एक बात मैं इसको और कंफ्यूजन इतना ना करके सीधी सीधी बात बता देती हूँ। जैसे हमने आयुष्य 4 की बात करी, वैसे ही आहारक चतुष्क, आयुष्य 4, आहारक चतुष्क और तीर्थंकर, इनकी किसी भी गुण स्थान में नियमा होती ही नहीं है। ये पॉइंट्स हमने देखे, आयुष्य 4 की, आहारक चतुष्क की और तीर्थंकर नामकरण, इनकी किसी भी प्रकृति, किसी भी गुण स्थान में नियमा नहीं होती, क्योंकि अनंत जीव इनकी सत्ता के बिना भी मोक्ष पधारे हैं। तो इसीलिए ये 4 और ये 4 आहारक और तीर्थंकर, ठीक है, कितनी हुई 9। इन 9 प्रकृतियों को तो क्या बोलना कि हर उसमें भजना ही होती है, ठीक है, इन सभी में भजना ही मानना। 9 प्रकृति, हाँ ठीक है, ये 9 प्रकृति में सबकी भजना ही मानना। लेकिन क्या बताया है कि तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता सेकंड गुण स्थान में अयोग्य है, सेकंड और थर्ड में अयोग्य है। तो जब हमने यहीं से ही तीर्थंकर को माइनस कर दिया, तो फिर हम नियमा और भजना में उसको क्यों देखेंगे? ये बात समझ आई? जब हमने 148 प्रकृतियों में तीर्थंकर नामकर्म को सत्ता योग्य ही नहीं माना, तो फिर हम उसकी नियमा और भजना क्यों कैलकुलेट करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे तीर्थंकर नामकर्म को हटा दिया जाएगा। तो कितनी बची? बची 8 प्रकृति। 8 प्रकृति की इसमें क्या होगी? भजना होगी। अब 147 में से 8 प्रकृतियों की भजना है, तो कितनी बची? 139 प्रकृतियां बची। तो 139 प्रकृतियों की नियमा होगी, बराबर।
ये समझ आया? हाँ हाँ समझना है पहले वो देख लें, और उसमें भी इजीएस्ट ये होगा कि आयुष्य चार और आहारक चतुष्क और तीर्थंकर नामकर्म, इनकी तो हमेशा क्या रहती है, भजना ही सत्ता। रहती है। और अगर इन प्रकृतियों में से सत्ता योग्य गुण स्थान में है वो प्रकृति, तो उसको भजना में डाल दो, अगर नहीं है तो फिर उसको भजना में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने अयोग्य कर दी, वैसे ही अयोग्य बताई है। ठीक है, अब थर्ड गुण स्थान देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। थर्ड गुण स्थान है, थर्ड गुण स्थान में 147 प्रकृति, जैसे कि हमने तीर्थंकर की बात करी कि तीर्थंकर, प्लीज म्यूट कीजिए ना, तीर्थंकर नामकर्म जो है वो दूसरे और तीसरे दोनों गुण स्थानों में उसकी सत्ता नहीं होती, मतलब उसकी सत्ता वाला जीव दूसरे तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता। तो 148 में से तीर्थंकर हटाने से 147 प्रकृतियों की सत्ता ही उसमें हो सकती है थर्ड गुण स्थान में। अब भजना देखना है पहले, तो भजना देख लेते हैं, तो फिर नियमा निकालना आसान हो जाएगा। आयुष्य 4 डाल दो भजना में, आहारक 4 डाल दो, आहारक चतुष्क भजना में। तीर्थंकर अगर सत्ता में होती तो हम उसको भी डालते, पर तीर्थंकर सत्ता में है ही नहीं, इसलिए उसको नहीं डाल सकते। अब थर्ड गुण स्थान में जो है, थर्ड गुण स्थान में कौन कौन आ A4 सकता है? A4 फर्स्ट गुण स्थान वर्ती जीव भी आ सकता है, और 4, 5, 6 वाले जीव भी आ सकते हैं। अब अगर ये 4, 5, 6 फर्स्ट गुण स्थान में, तो अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता कंपलसरी होती है। 4, 5, 6 वाले में अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता नहीं होती, मतलब नहीं भी हो सकती है। अगर वो जीव कौन होगा, शायिक समेक्तवी होगा तो चलेगा क्या? शायिक समेक्तवी में A4 की सत्ता नहीं होती। नहीं। A4 की सत्ता शायिक समेक्तवी में होती है क्या? नहीं होती। तो A4 की सत्ता के बिना थर्ड गुण स्थान में आ ही सकता है ना, तो ये जीव 4, 5, 6 वाला शायिक समेक्तवी हो सकता है क्या? हो सकता हो सकता है वाले कितना है? बोलिए, हो सकता है। हो सकता है 4, 5, 6 में शायिक समेक्तवी जीव भी हो सकता है, मतलब होता है, और उसके पास A4 की सत्ता नहीं होती। वो नहीं जब होती। थर्ड गुण स्थान में आएगा, थर्ड गुण स्थान में नया A4 का बंध होता नहीं है, तो वो सत्ता से रहित हो सकता है। ऐसा संभव है क्या? संभव है। संकेत वाला थर्ड गुण वो थर्ड स्थान में आएगा आएगा, ही नहीं। थर्ड गुण स्थान में बराबर। आएगा। अगर कोई जीव शायिक समेक्तवी है तो वो थर्ड गुण स्थान में नहीं आता, क्योंकि शायिक समेक्तवी गुण स्थान हमने 4 से 14 बताए। तो शायिक समेक्तवी जीव में माना कि A4 की सत्ता नहीं है, पर A4 की सत्ता नहीं होने के बाद भी वो थर्ड गुण स्थान में नहीं आता। तो फिर A4 की सत्ता से रहित जीव 4, 5, 6 वाले कौन हो सकते हैं? वो शायोपशमिक विसंयोजक भी हो सकते हैं, और वो द्वितीयोपशम समेक्तवी भी हो सकते हैं। कि द्वितीयोपशम समेक्तवी जीव भी थर्ड गुण स्थान में आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। सकता है। उसकी सत्ता नहीं होती, उसकी सत्ता नहीं है, थर्ड गुण स्थान में गया, तो थर्ड गुण स्थान में क्या हो जाएगी, उसकी नया बंध स्टार्ट हो सकता है क्या, जो सत्ता क्रिएट हो? थर्ड में थर्ड गुण नहीं स्थान में होगा नहीं होता ना बंध, क्या? फर्स्ट और सेकंड में ही होता है अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध। ये हमने अनंतानुबंधी चतुष्क के सत्ता योग्य पॉइंट में भी डिस्कस किया था। इसीलिए थर्ड गुण स्थान में क्या है, इसकी भजना है, अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता की। ठीक है, अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता की भजना क्यों बताई? क्योंकि अगर कोई जीव मान लो फर्स्ट गुण स्थान से आ रहा है, उसके पास सत्ता थी, थर्ड गुण स्थान में भी उसके पास सत्ता रहेगी। मान लो कोई जीव 4, 5, 6 से शायोपशमिक, नॉर्मल शायोपशमिक है, जिसने भी संयोजना नहीं करी, वो आ रहा हो, या फिर प्रथमोपशम वाला आ रहा हो, उसके पास भी सत्ता रहती है। उस केस में अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता हो सकती है थर्ड गुण स्थान में। पर मान लो ऐसा केस है कि शायोपशमिक विसंयोजक जीव है, या फिर द्वितीयोपशम समेक्तवी जीव है, उनके पास, दोनों के पास सत्ता नहीं होती, और थर्ड गुण स्थान में जाने से नई सत्ता क्रिएट भी नहीं कर पाता। तो थर्ड गुण स्थान में सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों अवस्थाएं होने से थर्ड गुण स्थान में अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता की भजना है। हाँ पूछिए। क्षयक्षमिक विसंयोजना को थोड़ा क्लियर करिए ना, समझ में नहीं है कि जो क्षय हो रहा है अनंत श्रेणी करने के लिए अनंतानुबंधी का क्षय हो रहा है, और क्षयक्षमिक विसंयोजना में क्या अंतर नहीं, है? विसंयोजक वो जो क्षय करते हैं, वो क्षय अलग, मतलब वो क्षय किया हुआ रहता है, वो बात अलग रहती है, पर जरूरी नहीं होता कि शायिक समय की प्रोसेस के लिए ही वो क्षय करे। नहीं, द्वितीयोपशम के लिए भी अनंतानुबंधी, क्षय कर रहे हैं ना, द्वितीयोपशम के लिए भी क्षय कर रहे हैं ना।
हाँ वही बात है, द्वितीयोपशम के लिए करे या फिर शायिक संयुक्त के लिए करे, किसी प्रोसेस के लिए वो कर रहा है, ऐसी बात नहीं होती। जब भी A4 की विसंयोजना विशुद्धि आई, A4 की विसंयोजना कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर वो A4 की विसंयोजना कर लिया तो फिर उसको द्वितीयोपशम या शायिक प्राप्त करके ही प्रोसेस एंड होगी। हाँ बस वो तो उसके लिए ठीक है। योग्यता बताई है कि अगर द्वितीयोपशम और शायिक प्राप्त करना है तो वो 24 की सत्ता वाला होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि हर 24 की सत्ता वाला द्वितीयोपशम या शायिक प्राप्त ही करे। तो अभी मतलब ये ऐसा योजना वाला क्षयिक सबमेट्री है वो 24 की सत्ता वाला ही है, लेकिन ये 24 चारों गति में होते हैं ना ये तो। 24 की चारों गति में हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और बस उसमें विशुद्धि से भी संयोजना हो संयोजना जाती है और कोई बात नहीं है। उद्वलना संक्रमण द्वारा नहीं होता, लेकिन इसलिए उसको उद्वलना के अंदर में नहीं रखा। वैसे भी उद्वलना एक डिफरेंट बात हो जाती है कि मिथ्या दृष्टि अवस्था में गया तो फिर वो उद्वलना कर रहा है ऐसे। मैडम दोनों इसका से ना पतित हुआ है ऐसा कुछ। विसर्जन केवल A4 का ही होता, बाकी किसी का होता ही नहीं है। और किसी का नहीं होता, हाँ बाकी वो प्रकृति की उद्वलना देखी थी हमने। ठीक है, अरे ये नहीं मिटाना है ना। ये हो गया हमारा थर्ड गुण स्थान का। ठीक है, थर्ड गुण स्थान में 147 की सत्ता मानना, मतलब इतनी प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है जिसमें से 4 4 और 4, ये 12 प्रकृतियों की तो भजना है। इसमें से 12 प्रकृतियां हटा दें तो कितनी बचेगी? 135 प्रकृति, 135 प्रकृतियां इसमें नियमा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर फोर्थ एंड अबव गुण स्थान का आप लोग जिस प्रकार हमने 1 2 3 करा उस प्रकार कोशिश करना। इसमें क्या होगा, इसमें तीर्थंकर नाम कर्म, जैसे ये आयुष्य 4 तो लेंगे ही लेंगे और आहारक चतुष्क तो लेंगे ही लेंगे और ये अनंतानुबंधी चतुष्क लेंगे ही लेंगे, और साथ में तीर्थंकर को भी, क्योंकि तीर्थंकर सत्ता योग्य है। यहाँ पे पूरी 148 की सत्ता हो सकती है, 148 की सत्ता हो सकती है जिसमें से आयुष्य 4, आहारक चतुष्क, अनंतानुबंधी चतुष्क, तीर्थंकर नाम कर्म, इनकी सत्ता की भजना है। इसके साथ साथ ही फोर्थ गुण स्थान में अगर कोई जीव शायिक सम्यक्त्वी है तो उसके D7 मतलब सातों ही प्रकृतियों की क्षय हो सकता है। मतलब सातों प्रकृतियों की सत्ता होना और नहीं होना दोनों की बातें इसमें हो सकती है। तो अनंतानुबंधी चतुष्क हो गया और यहाँ पे दर्शन त्रिक हो गया। तो ऐसे 4 4 4 12 एक 13 और ऐसे 16 प्रकृतियों की यहाँ पर भजना होती है, और बची हुई इसमें से 16 माइनस करेंगे तो 132 प्रकृतियों की नियमा होती है। ठीक है, ऐसे मतलब हम लोगों को आगे आगे देखते जाना है। बाकी लगभग इसमें सेम ही रहेगा, जैसा आपने अभी प्रकृतियां देख ली हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको गुणस्थान सेट करना है। ठीक है, तो कोशिश करना आप लोगों का होमवर्क तो मैं आगे का तो कुछ नहीं देती हूँ, अगर आपसे हो जाए तो बेस्ट है कि फोर्थ एंड अबव जो भी गुणस्थान है उसके आप लोग निकालने की कोशिश करना, और नहीं तो फोर्थ गुणस्थान तक, और फोर्थ के जैसी फिफ्थ में भी बात होती है, इतने तक तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पक्का करके रख लेना, क्योंकि अभी लंबा गैप रहेगा थोड़ा सा, अभी क्लासेस कुछ दिन नहीं होंगी, तो उस बीच आप इतना पूरा करके रख लेना। और फिर उसके बाद फिर जब हम आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो पहले एक बार वापस ये गुणस्थान देख के बचे हुए गुणस्थानों को कंप्लीट करके, और एक द्वार और बच गया है सादी अनादि प्ररूपना का, तो वो कंप्लीट कर लेंगे। और फिर वापस से भाव ऐसे है कि पहले हम इसी बुक को पहले रिवीजन में ले लें, और फिर गुणस्थान स्वरूप का जैसे जो टाइम रहेगा उसका रिवीजन हो नहीं हो, मतलब इतना टफ नहीं पड़ेगा, इसका रिवीजन हमको एक बार थरो वापस चाहिए। तो आप कोशिश यही करना, बंध, उदय और यहाँ तक का सत्ता, इतना आप एक बार के लिए करके रखना। नेक्स्ट वीक जो भी क्लास नहीं होनी है उस बीच में आप लोग करके रख लेना। ठीक है, तो तब तक आप लोग एक बार वापस से किया हुआ खुद से रहेगा तो आपको डाउट्स भी आ जाएंगे, अपने डाउट्स लिख के रख लेना, फिर हम लोग वो डाउट्स डिस्कस करने के भाव रखते हैं। दीदी नेक्स्ट एक क्लास सेकंड कब बोर्ड होगी? दिखाना। नेक्स्ट क्लास कब होगी मैडम? नेक्स्ट जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अभी लगभग एक वीक तो नहीं होने का है। अच्छा, कल भी नहीं है अनुश्री जी? हाँ, कल से नहीं होगी, आज थी, आज तक में आपको करके रखना है। ठीक है, ठीक है, थैंक अभी यू। किसी के डाउट है क्या? नहीं है मैडम, नहीं है। आज दीदी इससे एक बार करके रखना। भजना और नियमा वापस बता दीजिए। भजना का अर्थ होता है कि इस गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां कंपलसरी होगी, दैट इज कॉल्ड नियमा,
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो भजना कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट गुण स्थान में 126 प्रकृति तो कंपलसरी रहेंगी, कोई भी कैसे भी प्रकार के जीव आए, इन प्रकृतियां तो मतलब इन प्रकृतियों की सत्ता तो फर्स्ट गुण स्थान वाले जीव में पाई जा सकती है, पाई ही जाएंगी, मतलब कोई भी जीव हो। और भजना मतलब हुआ कि सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जो उद्वलना वाली प्रकृतियां हैं, अगर उद्वलना नहीं करी तब तक उसकी सत्ता होगी, और उद्वलना कर दी तो उसकी सत्ता नहीं होगी। तो होना नहीं होना दोनों बात जहां आ जाती है तो उसको हम भजना बोलते हैं। और जहां होना कंपलसरी होना मतलब नियमा, और जहां कंपलसरी नहीं होना तो वो अयोग्य हो जाता है, उसको हम यहीं से ही माइनस कर देते हैं। जैसे सेकंड और थर्ड में तीर्थंकर कंपलसरी नहीं होती, तो हमने यहीं पे ही माइनस कर दिया। और कंपलसरी ये प्रकृतियां होती हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है वाली बात हम भजना में डालते हैं। ठीक है, तो दीदी उद्वलन का मतलब है कि सत्ता से खत्म करना, ऐसा? हाँ हाँ। दीदी फोर्थ गुण स्थान में 2 4 किसका किसका है? 2 4 मतलब ऊपर का ये हाँ। ये तो आयुष्य का है, आयुष्य 4 है, और ये आहारक और आहारक चतुष्क है। तीर्थंकर नामकरण, क्योंकि आहारक चतुष्क और तीर्थंकर नामकरण की सत्ता हमेशा भजना होती है, आयुष्य 4 की भी हमेशा भजना होती है। और यहाँ पे D7 की भी, अगर शायिक सम्यक्त्वी जीव है तो उसकी सत्ता नहीं होगी D7 की, और अगर नॉर्मल कोई भी क्षय क्षमिक वगैरह वगैरह है तो वो उसमें हो सकती है। तो होना नहीं होना दोनों बात है, इसीलिए D7 को हमने भजना में रखा है। ठीक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।